हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो हमसे शेयर करी है समीर ने। थैंक यू समीर फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये इंसिडेंट समीर की लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट बन गया है जिसे शायद वो चाह कर भी कभी अपने दिमाग से भुला नहीं पाएगा। ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा डरावना है कि शायद समीर इससे कभी उभर ना पाए और शायद उसके फादर भी इस इंसिडेंट से कभी उभर ना पाए। समीर जो कि अभी अभी हैदराबाद में नया शिफ्ट ही हुआ था, उसकी हैदराबाद में काफ़ी अच्छी जॉब लगी थी। वैसे समीर यूपी का रहने वाला है बट हैदराबाद में उसे जॉब के चलते आना पड़ा। घर में खुशियों की लहर थी और उसका सबसे बड़ा रीज़न था समीर की जॉब, क्योंकि जो समीर की जॉब लगी थी वो कोई नॉर्मल जॉब नहीं थी, वो थी बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब। मतलब कि उसका अगर ईयरली पैकेज बताया जाए तो 50 लाख पर एनम था। समीर के घर वाले, समीर के दोस्त, हर कोई समीर के लिए बहुत खुश था। समीर हैदराबाद आ जाता है और 1 महीने तक यहाँ पर काम भी करता है। बट 1 महीने के बाद समीर को घर से एक कॉल आती है। नॉर्मल कॉल थी, चाचा जी की कॉल थी। समीर को लगा ऐसे ही मुझसे पूछने के लिए, हाय हेलो बात करने के लिए कॉल करी होगी। समीर कॉल उठाता है, चाचा जी प्रणाम, कैसे हो आप। तो चाचा जी सामने से जो बोलते हैं, समीर के तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि चाचा जी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है और ऐसा लगता है कि शायद उनकी जान भी जा सकती है। तो जल्दी से पहली प्लेन की टिकट करा के सीधा आ जाओ, अपने पापा को एक बार देख लो। समीर जिसकी खुशियाँ अभी तक ढंग से डाइजेस्ट भी नहीं हुई थी, मतलब समझ रहे हो, 1 ही महीना हुआ है, इतनी अच्छी जॉब है, अभी जस्ट यहाँ आया है, नई दुनिया देखने को मिल रही है, नए टाइप के कल्चर देखने को मिल रहे हैं और इसके चलते चलते एक ऐसी खबर आ जाए जो कि आपकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी को भी एक अजीब से सैडनेस में बदल दे। समीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक से उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा टर्न कैसे आ गया। एक तरफ जहाँ उसके पापा इतने खुश थे जब वो जा रहा था, हर जगह ढिंडोरा पीट रहे थे कि मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरे बेटे की जॉब लग गई, ये वो, और 1 महीने में ही ऐसी हालत, इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है किसी की। समीर हड़बड़ी में टिकट बुक कराता है और अपने घर चला जाता है। समीर हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि उसके फादर आईसीयू वार्ड में लेटे हुए थे। उनके नाक के अंदर पाइप गई हुई थी जिसके थ्रू उनको खाना दिया जा रहा था। उनके अगल बगल बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई थी। समीर की आंखों में आंसू थे, वो एकदम लाचार था अपने पापा को ऐसी हालत में देखकर। वो वहाँ पे पड़ी मशीन्स को, वहाँ पे पड़े डॉक्टर्स को, उन सबको देख रहा था। तो उसको अंदर से एक ही चीज़ ख्याल में आ रही थी कि 1 ही महीने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। और 1 महीना भी नहीं, दरअसल 3-4 दिन पहले उसके पापा से अच्छे से बात हुई है। तो अगर देखा जाए तो 3-4 दिन में ये प्रॉब्लम आई है। और ये पूरा जो माहौल था, ये देख के समीर को ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 दिन से बीमारी नहीं बल्कि सदियों से मेरे पापा को ये बीमारी है और इसके चलते इतनी सारी मशीन्स, इतने सारे डॉक्टर्स, ये सब चल रहा है, इतनी बुरी हालत। समीर अपनी मदर से मिलता है, चाचा जी से पूछता है कि कैसे, पर किसी के पास भी कोई जवाब नहीं होता। सभी शॉक थे, उन्हें सिर्फ एक सांस लेने में दिक्कत आई थी और उस चीज़ का ये नतीजा होगा किसी ने नहीं सोचा था। 2 दिन तक उन्हें आईसीयू में रखा जाता है बट उसके बाद भी उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं आता। जिसके बाद डॉक्टर समीर और उसकी फैमिली को बोलते हैं कि आपके फादर की तबीयत बहुत ख़राब होने वाली है और हमें नहीं लगता कि कुछ भी उनकी तबीयत में सुधार आएगा, शायद ही उनका आखिरी पल है, आप उन्हें अपने घर ले जा सकते हैं। घर पर भी समीर ने उनका पूरा सेटअप, जो मशीन्स थी, जो कुछ 1-2 नर्स थी, उन सबको लगाया, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ लगा दिए। समीर के फादर को देखने के लिए आसपास के सभी लोग आ रहे थे और उनमें से ही एक थे गांव के पंडित जी, जिनसे समीर और उसकी फैमिली के अच्छे खासे रिलेशन थे। तो वो भी आए थे बेचारे समीर के फादर को देखने के लिए। जब वो आते हैं तो जैसे वो समीर के पापा को देखते हैं, वो समीर को और उसके चाचा को कोने में ले जाते हैं। कोने में ले जाने के बाद बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जो पापा है उन्हें डॉक्टर्स नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके ऊपर कुछ बहुत बुरी ताकतें हैं, कुछ ऐसी ताकतें जो उनको ठीक नहीं होने देंगी, डॉक्टर्स तो उन्हें नहीं बचा पाएंगे। समीर आगे पूछता है तो फिर पंडित जी आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या करना चाहिए हमें। पंडित जी बोलते हैं कि पूजा करके देखते हैं और कुछ चीज़ें और हैं जो करके देख सकते हैं हम। अब इस टाइम पे इंसान क्या करता है ना, उसको अगर आप ये भी बोलोगे ना कि चांद पे जाकर जड़ी बूटी मिलती है, वहाँ जाओ ले आओ, तो वो भी करने की कोशिश करेगा। फैमिली को बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और वही समीर ने भी करा। समीर को इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास था नहीं, लेकिन अपने पापा को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को रेडी था। जहाँ पे उसे होप मिलती थी उस साइड चलने को रेडी था और पंडित जी ने उसे होप दी थी कि ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो समीर बोलता है ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये भी करके देख लेते हैं। इतने लाखों के हमने बिल भरे, इतने लाखों की पेमेंट करी अपने पापा को बचाने के लिए, बट डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए। और आप कह रहे हो कि इतने से करने में अगर कुछ हो सकता है तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं हम। अब पंडित जी अगले दिन एक नारियल को काले कपड़े में बांध कर आते हैं
नारियल को ऐसे काले कपड़े में बंधा देख जो समीर के चाचा जी होते हैं वो पंडित जी को वहीं रोक देते हैं। बोलते हैं दुनिया तो लाल कपड़े में नारियल बांधती है, आप इसको काले में क्यों बांध के लाए हो? जिस पे पंडित जी कहते हैं कि इनके ऊपर काला जादू करा गया है, जिसके चलते मैंने काले कपड़े में ही नारियल को बांधा है। समीर के घर में काला जादू को लेकर इतना कोई नॉलेज किसी को था नहीं, इसलिए फिर किसी ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करे। वो पंडित जी समीर के फादर के ऊपर से उस नारियल को घुमाते हैं और उनके हाथ में टच कराकर घर के ही पीछे फेंक देते हैं और बोलकर जाते हैं कल मंगलवार है, कल से शुरू होगी असली पूजा। उस दिन रात में समीर के फादर को सांस लेने में फिर से दिक्कत शुरू हो जाती है, वो एकदम हांफने लग जाते हैं। समीर ने घबरा के सिलेंडर की सेटिंग्स एकदम हाई प्रेशर में कर दी थी, बट स्टिल समीर के फादर को सांसें नहीं आ पा रही थी। वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। पूरा घर एकदम हड़बड़ा जाता है। सब आधी रात को उनको लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। समीर के फादर को ऐसे घुटन हो रही थी जैसे कि मानो गाड़ी में भी जब ये लोग जा रहे थे ना तो उसके फादर बहुत ज़्यादा घुट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कभी भी अपना दम तोड़ सकते हैं। समीर बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसकी माँ रोए जा रही है, चाचा जी ने पापा को पकड़ के रखा है, समीर गाड़ी चला रहा है उस समय पर। बिल्कुल गंदा माहौल हो चुका था उस समय। अब उनके फादर को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ पर एडमिट करा दिया जाता है। वहाँ पर उनको इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। करीबन 1 घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर समीर के फादर को देखकर काफ़ी शॉक थे। समीर के पास आकर बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था, मतलब कि जब इन्हें डिस्चार्ज करा गया था हॉस्पिटल से, जब इनकी जो हालत थी वो देखकर मुझे लगा था 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं टिकेंगे, लेकिन ये अभी तक टिके हुए हैं और आज भी इन्होंने स्ट्रगल करा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये खुद में ही एक चमत्कार है। जिसके बाद से समीर के फादर को अब वापस से डॉक्टर बोलते हैं कि आप इन्हें यहीं एडमिट कर दो, शायद हम गलत थे, शायद इनमें अभी भी बहुत जान बची हुई है। समीर को लगा शायद उसके फादर वो पंडित जी की वजह से ही बचे होंगे, इसीलिए उसने पूजा पूरी करवाने का फैसला लिया। और उसी रात को समीर उस पंडित जी के पास चला जाता है अपने चाचा को लेकर। वहाँ जाने के बाद समीर को एक अजीब चीज़ पता चली। समीर को पता चलता है कि जब वो पंडित जी घर से निकलते हैं नारियल लेकर, वो नारियल को फेंकने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ना वो उस नारियल को फेंक पाते हैं, ना ही कुछ और कर पाते हैं। और एक्सीडेंट होने की वजह से अब पंडित जी वो पूजा नहीं कर पाते। मतलब उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि भाई जो भी ये चीज़ है ये बहुत ज़्यादा भयंकर और बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसने ऑलमोस्ट मेरी जान ले ही ली थी, तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, आई एम सॉरी। तो अब समीर को कुछ नहीं पता कि भाई अब क्या करूँ मैं, आप ही मुझे बता दो, अगर आप नहीं करना चाहते तो कुछ तो बताओ, कुछ तो उपाय होगा। तो पंडित जी बताते हैं कि तुम अपनी कुलदेवी के पास जाओ, वही तुम्हें बचा सकते हैं और उससे ताकतवर कोई भी नहीं है। और ऐसा ही होता है। अगली सुबह समीर और उसके चाचा अपनी कुलदेवी के मंदिर जाते हैं। समीर की जो कुलदेवी का मंदिर था उधर एक पुजारी बैठते थे और कहा जाता है कि उनके अंदर देवी आती थी। समीर ने जब सारी बातें बताई तब उन्होंने बोला कि वो इसके लिए बड़ी देवी के पास जाएंगे और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि अपने पापा को साथ लेकर आना। और ये सबसे बड़ा चैलेंज था समीर के लिए। अब उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, तो उनको इतनी दूर कैसे ही कोई ला सकता है, और कोई ऑक्सीजन सिलेंडर इतने ज़्यादा भी नहीं थे और ये काफ़ी दूर था मंदिर। ऐसा नहीं है कि जस्ट 2 घंटे 3 घंटे में आ गया, दूर था, चढ़ना पड़ता है, ऊपर चलना पड़ता है। तो समीर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपने पापा को मैं लाऊंगा कैसे, आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो जाएगा और मुझे तो ढंग से आता भी नहीं ये सब ऑपरेट करना, बीच में कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। जैसे ही समीर ये सब सोच रहा था कि तभी जो पंडित जी थे जिनके अंदर देवी आती थी, माता आती थी, वो एकदम से उठ जाते हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं, सीधा मंदिर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे मूर्ति रखी हुई थी माता जी की। वहाँ पर जाते हैं, एक काला धागा उठाते हैं, माता जी के ऊपर जो चुन्नी रखी हुई थी, जो लोग आते हैं ना चढ़ाते हैं माता जी के ऊपर रखी जाती है, वो चुन्नी लेते हैं और समीर के पास जाते हैं और समीर के हाथ में वो चुनरी और वो धागा रख देते हैं और बोलते हैं जा, तेरे पिता को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिस कार में समीर और उसके चाचा जी आए थे वो एक छोटा सा त्रिशूल भी दे देते हैं और बोलते हैं इसे अपनी गाड़ी के आगे लगा देना, कोई भी तेरा बाल तक बांका नहीं कर पाएगा, तू जा और अपने पिता को लेकर आ। अब समीर माँ पर पूरा भरोसा करके अपने फादर को डिस्चार्ज करवा देता है। उसके अंदर बेहद डर था, डॉक्टर्स भी उसे डिस्चार्ज करने से मना कर रहे थे, पर उसके अंदर न जाने कैसे एक हिम्मत आ चुकी थी। वो अपने पापा को बड़ी देवी के पास लेकर जाता है। वो एरिया पूरे गांव के बीच में से होके जाता था, बीच में खेत खलियान सब कुछ आते थे। वहां पहुंचकर समीर आसपास देखता है तो समीर की नज़र एक नीम के पेड़ के पास बैठे एक आदमी पर पड़ती है जो समीर की तरफ ही देख रहा था। समीर की जब उससे आंखें मिलती है तो मानो वो देखकर ऐसे मुस्कुराता है जैसे कि वो समीर के आने का ही वेट कर रहा हो। समीर को न जाने क्यों बट वो उस आदमी के पास चला जाता है। समीर का बताना था कि उसको पता ही नहीं था क्यों वो जा रहा है, क्या उसे उससे कोई बात करनी थी, क्या उससे पता पूछना था या क्या, उसे नहीं पता, बट वो आदमी के पास जाने लगता है। जैसे जैसे वो आदमी के पास आता है वो आदमी एकदम से खड़े होकर माता के मंदिर की तरफ भागने लग जाता है और देखते ही देखते वो आदमी मंदिर के अंदर चला गया है।
समीर अभी भी मंदिर की तरफ जा ही रहा है कि तभी वो आदमी बाहर आ जाता है। और जब वो माता के मंदिर से बाहर आता है तो उसका रूप देखने लायक था। उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। उसने अपने पूरे बदन पर एक दुपट्टा ओढ़ के रखा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी, हाथ में एक डंडा था और माथे पे लाल सिंदूर, पूरे लाल सिंदूर से वो पूरा माथा लाल लग रहा था। और वो आदमी जैसे ही मंदिर से बाहर आता है वो एकदम से नाचने लग जाता है अजीब ढंग से, कभी इधर भागता कभी उधर। और यही नहीं, यहाँ पर आता है एक अजीब सा ट्विस्ट। जो समीर के पापा होते हैं, जो कि अभी तक उठ भी नहीं पा रहे थे, वो उस आदमी को देखकर खुद गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और उन्हीं के साथ नाचने लग जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, वो फादर जिसको बचाने के लिए समीर इतनी मेहनत कर रहा था, इतनी कोशिश कर रहा था, वो एक आदमी के साथ नाच रहे थे। समीर के लिए तो मानो ये सब एक सपने जैसा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या उसके फादर उसके साथ कोई मजाक कर रहे थे। जिस तरीके से उसके फादर डांस कर रहे थे, उन्हें देखकर कोई बोल ही नहीं सकता कि कुछ समय पहले यही इंसान आईसीयू में था। कुछ समय पहले इसी इंसान को डॉक्टर ने कहा था कि ये बच भी नहीं पाएगा। कुछ देर के बाद वो जो आदमी था जो कि मंदिर में भागा था, वो शांत हो जाता है और वो एक डंडा जो उसके हाथ में था उसको समीर के पापा के सर पे रख देता है। और समीर के पापा उसी समय कठपुतली की तरह ज़मीन पर बैठ जाते हैं। और उसी समय समीर और उसके चाचा, उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी देख रहे हो। उनके लिए ये जो भी हो रहा था वो सब कुछ समझ से परे था। सब कुछ ऐसा था कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और तभी वो जो आदमी होता है वो समीर के पापा को, जो कि ज़मीन में बैठे होते हैं, उनको एक लोटा दे देता है जिसमें पानी होता है और बोलता है कि इस पानी को पियो। समीर के पापा उस पानी को पीने लग जाते हैं। पानी के पीते ही करीबन 1 मिनट बाद वो उल्टी करने लग जाते हैं। और जब वो उल्टी करते हैं, वॉमिट करते हैं, तो उनके मुंह से जो निकलता है उसे देखकर समीर और उसके चाचा को घिन आने लग जाती है, क्योंकि वॉमिट में निकलते हैं कीड़े। जी हाँ, जब वो वॉमिट करते हैं तो बहुत छोटे छोटे कीड़े निकल जाते हैं और साथ में निकलता है कुछ बाल और एक कपड़ा। ये देखते ही समीर और उसके चाचा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मतलब बाल निकलना, कपड़े निकलना, ये सब आज से पहले किसी ने सुना भी नहीं था। देखना तो बहुत दूर की बात है। और वो अपनी आंखों से जब ये देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये सब चल ही रहा था कि वो आदमी समीर के पापा को बबूती दे देता है और उन्हें कहता है कि इसको चाटो और वही बबूती शरीर में भी लगाओ। और समीर के पापा एक कठपुतली की तरह वो सारी चीज़ें कर रहे थे जो आदमी उन्हें करने को कह रहा था। वो कहते उठ जाओ तो उठ जाते, वो कहते बैठो तो बैठ जाते, बोलते पानी पियो तो पी जाते, वो बोलते भभूति लगाओ, इसे खाओ तो वो खा लेते। और ये सब हो जाने के बाद वो आदमी गुस्से से समीर के पापा को बोलता है, जा अंदर जा, मंदिर के अंदर, अब तू अंदर जा सकता है, जा और जाके अपनी माँ का आशीर्वाद ले। ये बोलते ही समीर के पापा को एकदम से ऐसा लगता है जैसे होश आ गया हो। वो रोते हुए माँ के मंदिर में जाते हैं और उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। जैसे ही वो माँ के आशीर्वाद के लिए उनके चरण छूते हैं, वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उन्हें बेहोश देख समीर भी भागते हुए मंदिर के अंदर जाता है। अब समीर जैसे अपने पापा को ऐसे पकड़ता है, वो आदमी जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है, जा, तेरे पे जो बला थी वो टल चुकी है, अब तेरा परिवार खुशी खुशी रहेगा। घर जाते हुए बीच में जो मंदिर पड़ेगा उसके दर्शन करते हुए जाना। अच्छा, ये जो मंदिर था, समीर ने इसका नाम बताने से मना करा है क्योंकि फिर काइंड ऑफ उसकी पूरी लोकेशन ही पता चल जाएगी। बट ये जो मंदिर था ये घर के जस्ट बहुत पास था और ये जो मंदिर है इसे बहुत बड़ा माना जाता है, मतलब बहुत मान्यता है इस मंदिर को लेकर। तो जो आदमी था उसने स्पेसिफिकली कहा था कि इस मंदिर में जाना, दर्शन करना और वहाँ पर तुझे ये सब किसने करा है, क्यों करा है, वो सब भी पता चल जाएगा। तो जा और खुश रह। समीर अपने पापा को कैसे तो करके उठाता है, उनको गाड़ी में डालता है। वो जो आदमी था उसके पास तो जाने की समीर के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए। उनका ऑरा ही बहुत बहुत पावरफुल था। समीर की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो बस दूर से हाथ जोड़कर उनसे ऐसे गर्दन झुकाता है। वो भी उसे जाने को बोलते हैं कि जा, मैं तेरे साथ ही हूँ, ऐसा बोलकर समीर वहाँ से निकल जाता है। अब वो मंदिर पहुँचता है। मंदिर में जो बाबा जी होते हैं उनके पास जाता है और बाबा जी को बताने से पहले बाबा जी बोलते हैं, मुझे तो सब पता है, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है। समीर और उसके चाचा जी पूछते हैं तो बाबा जी आप बताइए कि किसने करा ये। बाबा जी बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें नाम तो नहीं बता सकता, बट जिसने भी करा होगा 3 दिन के अंदर उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और जिसकी भी तबीयत ख़राब होगी समझ लेना उसी के परिवार में से किसी ने तुम्हारे साथ ये करा है। ये सुनकर समीर और चाचा जी वापस अब घर आ गए। पापा को भी होश आ चुका है और पापा थोड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं। मतलब कि अचानक से मिरेकल ही है कि अभी सुबह तक जो एकदम आईसीयू में थे, जिन्हें डॉक्टर से लड़कर डिस्चार्ज कराकर ले जाया गया था, वो अब एकदम इतने तंदुरुस्त है कि उन्हें देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि ये बीमार थे, कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकल कर आए हैं। अच्छा, ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद समीर को एक खबर पता चलती है। जो इनके दादा के छोटे भाई थे
उनके अचानक से लीवर में कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो करा नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगा था। और तब समीर को याद आती है वो बातें कि 10 साल से ये जो छोटे दादा थे, ये समीर की फैमिली से बात ही नहीं करते थे, मतलब अलग हो चुके थे। क्यों, किस लिए पता नहीं। कहा तो यही जाता है कि वो जलते थे इनसे, उन्हें ये फैमिली नहीं पसंद थी। पहली बात तो थी कि इनके घर में समीर हुआ था, मतलब कि एक लड़का हुआ था, और छोटे जो दादा थे उनके घर में कोई लड़का नहीं हुआ था, लड़कियां हुई थी, तो वो इस बात से बड़ा जलते थे। फिर समीर पढ़ने में अच्छा था, हर जगह टॉप करता था, मतलब दो परिवार अलग अलग है। इस परिवार में जो चीज़ें हो रही है गंदी हो रही है, और इस परिवार में जो चीज़ें होती थी अच्छी होती थी। और इस परिवार के हेड थे वो छोटे दादा, और वो छोटे दादा को ये वाला परिवार बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और इसलिए 10 साल से वो इस परिवार से बात तक नहीं करते थे। मगर हाल ही में कुछ 2-3 महीने में उनके अंदर बहुत प्रेम जाग गया था, खासकर समीर के पापा को लेकर। अब समीर के पापा के तो चाचा ही हुए, और जब समीर के पापा को लगा कि ठीक है, जब वो अपनी साइड से इतनी मेहनत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मेरे से, और मुझे इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं क्यों फालतू का एटीट्यूड दिखाऊं। समीर के पापा ने भी सब कुछ उनके साथ रिलेशन सही कर दिए। कई बार उनके घर भी जाते थे, उनके वहाँ खाना भी खाते थे। उसकी माँ को लगता था, समीर की मम्मी को लगता था कि वो ये कुछ तो चाल चल रहा है, क्योंकि 10 साल से कोई इंसान इतना बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, हर टाइम गालियाँ दे रहा है, हर टाइम जल रहा है, और अचानक से वो इतना अच्छा बन जाए, अचानक से उसे हमारी फैमिली में इतनी दिलचस्पी होने लगे। दाल में कुछ तो काला है। लेकिन समीर के फादर कभी भी इन बातों को नहीं मानते थे, बट हाँ, अब सब मानते हैं, अब हर कोई मानता है, क्योंकि 2 दिन बाद उन्हीं की तबीयत खराब हुई, और कहीं ना कहीं सबको आइडिया लग चुका था कि समीर के पापा के साथ जो भी हुआ है वो या तो उस दादा ने करा है, या तो उसी के फैमिली में से किसी ने करा है। और ये बात उस दिन की थी और आज की है। तब से लेकर आज तक समीर की फैमिली ने इस फैमिली वालों के साथ कोई रिश्ते नाते नहीं रखे। अब तो जो छोटे दादा थे उनकी मौत भी हो चुकी है, बट स्टिल समीर की फैमिली इस फैमिली से दूर रहती है। तो ये थी दोस्तों समीर की कहानी। आई रियली होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो, और अगर आपको भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।